हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय केटी सर। आज के इस वीडियो सेशन में हम चर्चा करेंगे जंतुओं में लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। तो अभी तक हमने आपको बताया कि जीवों के अंदर जनन किस तरह से होता है, जो पौधे होते हैं उनमें लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन की प्रक्रिया कैसे होती है, दोनों में क्या अंतर होते हैं और क्या समानताएं देखने को मिलती हैं। तो ये इन सारे विषयों पे हम देख चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि जंतुओं के अंदर जनन की प्रक्रिया कैसे होती है और किस तरह से लैंगिक जनन संपन्न होता है। तो जैसा कि हम सभी पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि जंतुओं में जो लैंगिक जनन की क्रिया होती है उसमें खास रूप से जो लैंगिक जनन होता है वो चाहे पौधे हों या फिर जंतु हों, दोनों के अंदर वो युग्मकों पर ही डिपेंड करता है, युग्मकों पर ही आधारित होता है, जिसके अनुसार जो युग्मक होते हैं या फिर जो जीवधारी होते हैं युग्मकों के बेसिस पे उन्हें हम दो टाइप में डिवाइड कर देते हैं। तो सबसे पहला जो टाइप होता है उसे हम लोग कहते हैं एकलिंगी। तो अगर जीवधारियों के अंदर ऐसे कैरेक्टर हों जिसमें एक अकेला जीवधारी अपने जैसे नए जीव को जन्म दे सकता है तो जाहिर सी बात है उसे अलैंगिक जनन कह देते हैं। लेकिन अगर ऐसा न हो और जीवों के अंदर एक अकेले जीव से दूसरे को जन्म देने की क्षमता न हो तो दो अलग अलग जीवों की अगर आवश्यकता पड़े तो इस तरह की कंडीशन में जो जनन की प्रक्रिया होती है उसे हम लोग कहते हैं लैंगिक जनन। तो इसमें एक लिंगी क्या होता है, तो लैंगिक जनन की प्रक्रिया में काफ़ी इम्पॉर्टेंट ये टर्म होता है यूनिसेक्सुअल एकलिंगी। ऐसे जीवधारी जिनमें नर अथवा मादा किसी एक का ही गुण होता है। तो जीवधारी संसार में कई तरह के होते हैं पर उनमें से केवल उनके अंदर या तो नर या फिर मादा का गुण हो, मेल या फीमेल में से दोनों में से किसी एक का ही कैरेक्टर होता है। तो जो कंडीशन होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक लिंगी कहते हैं, यूनिसेक्सुअल कहते हैं। तो अगर हम बात करें मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली, ये सब जो होते हैं यूनिसेक्सुअल होते हैं। इनमें मेल और फीमेल जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, अलग अलग देखने को मिलते हैं। इसी तरह से अगर हम बात करें द्विलिंगी में, तो द्विलिंगी जो जीवधारी होते हैं तो उनमें जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन होता है वो एक ही प्राणी के अंदर होता है। तो जैसे देखें केचुआ और जोक, जो केचुआ और जोक होता है ये द्विलिंगी प्राणी होते हैं। इनमें जो केचुआ होता है उनमें भी ऑलरेडी अलैंगिक जनन की प्रक्रिया हो जाती है, जोक के अंदर भी अलैंगिक जनन की प्रक्रिया होगी, क्योंकि ये इनमें दोनों तरह के जो सेक्स आर्गन होते हैं, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन जो होते हैं एक ही प्राणी के अंदर उपस्थित होते हैं। अब यहाँ पे हम चर्चा करेंगे कि मानव में जो लैंगिक जनन की प्रक्रिया होती है वो किस तरह से होती है और मानव में लैंगिक जनन अंगों का विकास कैसे होता है। तो मानव में जो सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं, जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं खास रूप से, उनका विकास किशोरावस्था में शुरू हो जाता है। तो जो मानव की किशोरावस्था होती है मनुष्य की, पुरुष जाति की खास रूप से, वो 15 से 18 वर्ष की होती है। जबकि स्त्रियों में अगर हम बात करें, लड़कियों में, तो ये जो किशोरावस्था की जो उम्र होती है वो 11 से 14 वर्ष की होती है। और इन अवस्थाओं में खास रूप से जो मेल होते हैं, फीमेल होते हैं, उनके जनन अंगों का मुख्य रूप से विकास होने लगता है। तो जो स्त्री होती है, स्त्री और पुरुष की जो शारीरिक संरचना होती है उनमें कई तरह के अंतर और द्वितीयक जो लैंगिक लक्षण होते हैं उन सब का विकास इस अवस्था के अंदर होने लगता है। तो यहाँ पे हम चर्चा करेंगे कि जो पुरुष के गौण लैंगिक लक्षण होंगे वो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं, उनमें क्या डेवलप होते हैं। तो प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर में टोटल जो गोनेडल पार्ट्स होते हैं, जो रिप्रोडक्टिव आर्गन्स होते हैं, उनका डेवलपमेंट आ जाता है। और जो उसी के साथ जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होते हैं तो उनका डेवलपमेंट इसमें हम शामिल करते हैं। तो जैसे अगर हम बात करें तो जो सबसे पहला चेंजिंग होगा मानव के अंदर, उसमें शरीर व चेहरे पर बाल उगने लगते हैं। जब एक लड़के की उम्र 15 से 18 वर्ष की आयु में वो पहुंचता है तो ऐसी स्थिति में उसके चेहरे पर बाल उगने लगते हैं, आवाज़ उनकी भारी होने लगती है और कई तरह के उनमें परिवर्तन देखने को साथ ही मिलते हैं। इसी तरह से अगर हम देखें तो वृषण कोष जो होते हैं, जो उनका टेस्टिस होता है, वृषण होता है, उसका आकार बढ़ने लगता है। शिश्न और वृषण कोष दोनों का आकार बढ़ने लगेगा। तो शिश्न जो पेनिस होगा उसका और प्लस वृषण का दोनों का आकार थोड़ा सा नॉर्मल से अधिक होने लगेगा इस अवस्था के अंतर्गत। इसी तरह से जो शुक्र जनवाहिनियाँ होंगी, नलिकाएं होंगी, जिनमें शुक्राणुओं का निर्माण होता है,
वो निर्माण भी इसी अवस्था में शुरू हो जाता है। अस्थियां व पेशियां मजबूत होने लगती हैं, साथ ही जो कंधे चौड़े होने लगते हैं और शरीर की लंबाई भी बढ़ने लगती है। इसी तरह जो जननांग होते हैं उनके आसपास बाल उगने लगते हैं, रोम जैसी संरचनाएं देखने को मिलने लगती हैं। अब टेस्टोस्टेरॉन तथा एंड्रोजन्स जो होते हैं ये नर हार्मोन्स होते हैं, मेल हार्मोन होते हैं, जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होते हैं, द्वितीयक लैंगिक लक्षण होते हैं, उनके डेवलपमेंट में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसी तरह से जो एक फीमेल होती है, मादा होती है, स्त्री होती है, उसके अंदर भी सेक्सुअल कैरेक्टर जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होते हैं वो 11 से 14 वर्ष की आयु में डेवलप होने लगते हैं। तो उनमें कौन कौन से लक्षण विकसित होते हैं, आइए इस पर अब हम चर्चा करते हैं। तो जो फीमेल होती है, फीमेल के अंदर खास रूप से अगर हम बात करें तो उसमें भी कई तरह के चेंजिंग होते हैं, जैसे वाह्य जननांग और स्तनों का विकास होने लगता है। तो जो एक्सटर्नल जेनेटेलिया होते हैं उनका विकास होने लगता है। अंडोत्सर्ग तथा मासिक धर्म या फिर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, जिसे हम लोग माहवारी भी कहते हैं, उसकी शुरुआत इसी अवस्था में होने लगती है। साथ ही जो श्रोणि मेखला होती है और नितंब होते हैं वो चौड़े हो जाते हैं। तो श्रोणि मेखला जो कोल्हे वाला हिस्सा होता है वो भी थोड़ा विकसित होने लगता है। इसी समय स्वर जो होते हैं इनमें वो मधुर होते हैं और तीव्र हो जाते हैं, थोड़ी सी आवाज़ तीखी हो जाती है, तेज हो जाती है। और जननांगों के आसपास जो फीमेल होती है उनमें भी बाल उगने लगते हैं। मादा में जो पीयूष ग्रंथि होती है उससे एक हार्मोन स्रावित होता है जो गोनेडोट्रोपिन हार्मोन का काम करता है एक तरह से। तो FSH हार्मोन होता है जिसमें प्रोजेस्टेरॉन तथा एस्ट्रोजन आदि जो हार्मोन्स होते हैं वो क्या करते हैं, फीमेल के जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होते हैं उनके विकास करने में, उनको विकसित होने में सहायता करते हैं। अंडाशय के विकास व कार्यों का नियंत्रण इन हार्मोन्स के द्वारा खास रूप से किया जाता है जो पिट्यूटरी ग्लैंड के कंट्रोल में सिक्रीट किए जाते हैं। अब यहाँ पे हम चर्चा करेंगे मानव जनन तंत्र की, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। तो मानव जनन तंत्र में उनका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, उनका जो जनन अंग होता है, उसका विकास कैसा होता है, उनके क्या रोल होते हैं, इस पे आइए हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नर जनन तंत्र, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। तो मानव जनन तंत्र में जो पुरुष का जनन तंत्र होता है उसमें खास रूप से जो पहला इम्पॉर्टेंट भाग होता है उसे हम लोग बोलते हैं टेस्टिस। तो ये टेस्टिस क्या होता है, तो टेस्टिस खास रूप से जो होती है एक जोड़ी वृषण जो उदर गुहा के बाहर की तरफ स्थित होता है, और इसमें जो हमारा वृषण होता है वृषण कोश के अंदर पूरी तरह से सुरक्षित होता है। तो बॉडी टेम्परेचर से इसका जो टेम्परेचर होता है वो 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है, और ऐसा इस वजह से है ताकि शुक्राणु इसमें आसानी से स्टोर हों और वो नष्ट ना हो। तो अगर बॉडी टेम्परेचर के हिसाब से अगर टेस्टिस का भी टेम्परेचर रहेगा, वृषण कोश में भी टेम्परेचर रहेगा, तो ऐसी स्थिति के कारण जो स्पर्म होते हैं वो डीजनरेट कर जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। तो इस कारण से जो टेस्टिस होता है वो नेचुरली उसका जो टेम्परेचर होता है वो बॉडी के टेम्परेचर से 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है। मेल के अंदर जो वृषण होता है उससे जो हार्मोन सिक्रीट होता है उसे टेस्टोस्टेरॉन नाम देते हैं। तो दूसरे नंबर पे आ जाता है यहाँ पे अधिवृषण एपिडिडाइमिस। ये क्या है कि प्रत्येक वृषण से एक चिपकी हुई कुंडलित नलिका नुमा संरचना होती है, लंबी चपटी और पतली सी संरचना होती है जो वृषण की अपवाहक नलिकाओं के द्वारा ये बाहर की तरफ शुक्रवाहिनी का निर्माण करती है, और इसकी लंबाई लगभग कितनी होती है, 6 मीटर के आसपास होती है। तो कंडेंस नलिका होती है। इसी तरह से नेक्स्ट जो होता है उसे हम लोग बोलते हैं शुक्रवाहिनी वास डिफरेंस। ये एक जोड़ी लगभग 40 से 45 सेंटीमीटर लंबी तथा मोटी संरचना होती है, और ये संरचना क्या करती है, शुक्राणु इसके द्वारा शुक्राशय में पहुंचते हैं। तो जो शुक्राणु होते हैं वो जब बन जाते हैं तो शुक्राशय जो होता है एक सेमिनल वेस्किल होता है, उसके अंदर जाके वहाँ पे जो स्पर्म होता है वो स्टोर हो जाता है। शुक्राशय सेमिनल वेस्किल क्या होता है, यह थैलीनुमा संरचना होती है जिसके अंदर हल्का पीला एवं क्षारीय पोषक तरल का स्राव होता है, और इसी के अंदर जो शुक्राणु होते हैं इस तरह से के साथ मिलकर वीर्य अर्थात स्पर्म का निर्माण करते हैं, सीमेन का फॉर्मेशन करते हैं, जो स्खलन के समय, यहाँ पे आप सही कर लीजिएगा, स्खलन रहेगा, स्खलन के समय नलिका द्वारा बाहर निकलता है।
नेक्स्ट नंबर पे आता है मूत्र मार्ग, जिसे हम यूरेथ्रा बोलते हैं। तो यूरेथ्रा क्या है? शुक्राशय स्खलन नलिका की सहायता से मूत्राशय के एक सक्रिय भाग मूत्र मार्ग में खुलता है। अब ये मूत्र शिश्न के सिरे से बाहर निकलता है। तो यहाँ पे जो मूत्रमार्ग यूरेथ्रा है, ये शिश्न वाला ही हिस्सा है और इसी से जो यूरिन होता है वो बाहर निकलता है। साथ ही जो सीमेन होता है, स्पर्म होता है, वो भी इसी मार्ग से ही बाहर निकलता है। यहाँ पे हम बात करेंगे पेनिस शिश्न की। तो शिश्न क्या है? एक बेलनाकार पेशी मैथुनांग होता है, कॉपुलेटरी सिस्टम या ऑर्गन्स होता है। तो ये ऑर्गन्स क्या करता है? मैथुन की क्रिया में जो संभोग की क्रिया होती है एक स्त्री और पुरुष के बीच में, उसमें ये सहायता करता है। यह रुधिर एवं पेशियों से निर्मित होता है, जो नर जनन तंत्र का वाह्य जननांग होता है। नेक्स्ट नंबर पे हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे सहायक जनन ग्रंथियों को। यहाँ पर हम देख लेते हैं सहायक जनन ग्रंथियाँ जो एसेसरी ग्लैंड्स होती हैं, उनका क्या रोल होता है। तो एक तरह से जो जनन की क्रिया होती है, जनन की क्रिया में इनका भी इम्पॉर्टेंट रोल होता है। तो इसमें खास रूप से जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है, काउपर ग्लैंड और पेरिनियल ग्लैंड होती है, ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। ये ग्रंथियां नर जनन तंत्र की सहायक ग्रंथियां कही जाती हैं, जो वीर्य का निर्माण, शुक्राणुओं को पोषण देने तथा उनको जीवित रखने में सहायता करती है। तो एक तरह से जो ये सहायक जनन ग्रंथियां होती हैं, इन्हीं के माध्यम से जो स्पर्म होता है वो सर्वाइव भी करता है और इजैकुलेशन तक वो पूरी तरह से हेल्प करने का काम करती हैं। यहाँ पे आप एक रफ डायग्राम देख सकते हैं, जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसका ये रफ डायग्राम है। तो जनरली ये वाला हिस्सा जो है, इसी को हम लोग वृषण कहते हैं। इसी के अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, शुक्राणुओं का निर्माण होता है और इसमें ऐसे ढेर सारी पतली पतली ऐसे सेमिनल वेस्किल्स होती हैं, जिसके माध्यम से यहाँ पे स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। फिर उसके बाद यहाँ से जो स्पर्म होता है वो निकल कर इस नली से होते हुए ये वाला जो छोटा सा हिस्सा आपको दिख रहा है, इसी को हम लोग शुक्राशय जिसे बोल रहे हैं, यहाँ पे आके ये स्टोर रहता है। फिर क्या होता है कि जो सहायक जनन ग्रंथियां हैं, जिनमें खास रूप से जो प्रोस्टेट ग्लैंड है, अधिवृषण ग्रंथियां हैं, ये सभी क्या करती हैं? इनकी सहायता करती हैं। इनके साथ जो तरल क्षारीय पदार्थ होता है वो मिल जाता है और फिर उसके बाद मैथुन के समय स्खलन क्रिया के द्वारा ये यहाँ से जो पेनिस रीजन होता है, शिश्न भाग होता है, वहाँ से इजैकुलेट करते हैं, बाहर की तरफ निकलते हैं। शुक्राणु की अगर हम बात करें तो जो शुक्राणु होता है उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो स्पर्म होता है वो जनरली अगर हम ऐसा एक डायग्राम बना दें, ऐसा रफ सा, तो ये इसका जो ऊपर का हिस्सा है इसे हेड रीजन कहते हैं। तो आप देख पा रहे हैं ये वाला हिस्सा हेड रीजन है और यहाँ पे ये वाला जो बीच का हिस्सा है ये इसका नेक रीजन है, जिसे हम ग्रीवा भाग कहते हैं। और यहाँ पे इसका ये साइटोप्लाज्म वाला हिस्सा है, यहाँ पे इसमें साइटोप्लाज्म होते हैं, बाकी ये फिलामेंट जैसा तंतु जैसी संरचना होती है। तो यहाँ पे जो हेड रीजन होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्रोसोम कहते हैं। तो एक्रोसोम जो होता है यही क्या करता है कि जो ओवम होती है, ओवम को एक तरह से ये पेनिट्रेट करके इसके अंदर इंटर कर जाता है। तो कहने का मतलब जो एक कोशिका होती है ओवम सेल, उसके अंदर जो स्पर्म सेल की जो गैमेट सेल होती है वो इसके अंदर इसी के माध्यम से हेड रीजन के माध्यम से पेनिट्रेट करता है। एक्रोसोम रीजन पेनिट्रेट करता है, अंदर प्रवेश करता है। बाद में ये दोनों कोशिकाएं आपस में एक हो जाती हैं और इनका साइज थोड़ा सा बढ़ जाता है। फिर इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? जाइगोट बोल देते हैं। तो ये स्ट्रक्चर क्या कहा जाता है? जाइगोट। तो इस तरह से आप स्पर्म के विषय में देख लेंगे। मानव शुक्राणु का लगभग 60 म्यूयम जो होता है ये लंबा होता है शुक्राणु। यह 3 भागों में विभाजित होता है। तो इसमें भी थोड़ा सा हम देख लेते हैं जनरली यहाँ पर। तो इसका जो सबसे पहला भाग होता है उसे हम लोग बोलते हैं हेड रीजन, शीर्ष भाग। इस भाग में मुख्य रूप से केंद्रक तथा गुणसूत्र पाए जाते हैं और इसी में मैंने आपको बताया था अभी कि प्रारंभिक एक्रोसोम होता है, जिससे एक एंजाइम सिक्रीट होता है और यही एंजाइम क्या करता है? एक तरह से जो ओवम सेल होती है उसे भेदने का काम करता है, उसको तोड़ने का काम करता है, उसके अंदर पेनिट्रेट करने में सहायता करता है। तो एक्रोसीन एंजाइम होता है। तो एंजाइम का क्या नाम होता है? एक्रोसीन।
दूसरे नंबर पे जो स्पर्म का जो दूसरा मुख्य भाग होता है उसे ग्रीवा एवं मध्य भाग कहते हैं, नेक एंड मिडिल पार्ट होता है। इस भाग में एक जोड़ी तारक काय होता है, सेंट्रोसोम पाया जाता है। तो सेंट्रोसोम क्या होता है कि ये एक तरह से माइटोकॉन्ड्रिया इसके अक्षीय तंतु में चारों तरफ होता है, उपस्थित होता है, जो शुक्राणु को गति प्रदान करता है। तो एनर्जी जो देने का काम करता है वो उसका नेक रीजन करेगा, उसी में माइटोकॉन्ड्रिया होता है। और आप जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। तो कोशिका में जो ऊर्जा का घर होता है, गृह होता है, वो माइटोकॉन्ड्रिया ही होता है। तो स्पर्म भी एक तरह की सेल है, उसके अंदर जो उसे एनर्जी मिलेगी वो किसके द्वारा मिलेगी, एक तरह से माइटोकॉन्ड्रिया के ही माध्यम से प्राप्त होती है। तो तीसरे नंबर पे आता है टेल रीजन, उसका पूंछ वाला भाग। यह शुक्राणु का अंतिम भाग होता है और इस भाग में कोशिका द्रव्य आवरण नहीं पाया जाता है। तो ये इसकी खास बात होती है। आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट कड़ी में हम देखेंगे मादा जनन तंत्र को। तब तक के लिए धन्यवाद।